In this heartfelt episode, Manisha Seelam, the inspiring founder of Rajhans Foundation, shares her journey of building vocational training center that empowers children and young adults with special needs to live with dignity, purpose, and joy. This episode is a powerful reminder that every child has potential. They just need the right environment to shine. आप ऐसे क्या विशेष टिप्पणियां देना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे लोगों को जो इस चैलेंज से गुजर रहे हैं कि खुद को इवोल्यूशन में कैसे डालें या खुद को वो रिक्रिएट कैसे करें? एक तो पहली बात तो बच्चों को एक्सेप्ट करें। और मैंने जैसे बोला कि लव इज़ द बेस्ट थेरेपी। मतलब पहले प्यार दो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ पाना, मतलब लोगों को क्या लगता है ना, मेरा बेटा तो क्या, बाकी के बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो, मेरा बेटा तो क्या कुछ नहीं करेगा, तो ये डिप्रेशन से बाहर निकले। तो ये मतलब ये अपेक्षा मत करना। जो आया दिन वो अच्छी तरह से गुजारने के लिए। और दूसरा खुद का मन स्वास्थ्य होने के संभालने के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, और कुछ रेकी सीखना हो तो रेकी सीखो। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा अपनी क्या हॉबीज़ है वो भी सोचो। खाली पूरा दिन मेरा बेटा और मैं उसको कैसे सुधारूँ, उसमें हमारी भी खुद की ज़िंदगी है, उसका भी सोचो। थोड़ा सा अपने लिए भी जियो थोड़ा सा। मतलब हम लोग अपने आप को खुश करोगे तो उसको खुश करोगे। खुद के लिए कुछ आपको पेंटिंग पसंद है, क्या पसंद है, वो भी करो उसके साथ में। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे उनका पूरा फोकस बच्चे पे, उसको सुधारना है, उसको सुधारो मत, क्योंकि वो तो जितना सुधरेगा उतना ही सुधरेगा, लेकिन आप लोग बिगड़ जाओगे। तो बेटर है कि खुद को भी संभालो। मतलब खुद का भी जीना, आपको जो पसंद है वो भी करो। कभी आउटिंग करना हो तो जाओ, खाओ पियो, कुछ तो करो। आपको भगवान ने कोई शिक्षा नहीं दी है। तो आप ऐसे कहते हो कि इवोल्यूशन करना अगर खुद को है और खुद के अंदर वो एनर्जी, अगर डिवाइन एनर्जी को फ्लो करवाना है, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल एक्सरसाइज जिसको हम कहेंगे, और सबके साथ, मतलब क्या है ना, सपोर्ट सिस्टम। इसके लिए मैं सबसे बात करती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम आपके जैसे जो है उनसे मिलो, बात करो, और बच्चों को भी बाहर लेके जाओ। हम लोग भी ना एक्चुअली पहले मैं नहीं लेके जाती थी इसको ज़्यादा, क्योंकि ये क्या क्या करता था, इसके लिए आवाज़ निकालता था, तो मुझे थोड़ा शर्म आती थी तभी पहले। तो अभी तो हमारा जब ग्रुप हो गया ना, तो सब मिल के जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, देखते भी नहीं उधर लोग कैसे देख रहे हैं अपने को। थोड़ा बेशर्म बनो। मतलब लोगों की नज़र के लिए, मतलब लोगों को कुछ भी लगने दो। लोगों को जो बोलना है, सोचना है, वो सोचने हाँ। दो। आप आपके दुनिया में रहो, क्योंकि ये आपकी दुनिया है, आपकी दुनिया है, वही ये आपके हिस्से का कर्म है जो आपको करना है। हाँ, वही ना। तो डेफिनेटली मतलब जो मेंटल बच्चों की खुशी भी है ना, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है। परसों हम लोग गए थे तो मैकडोनल्ड में एक इसके लिए रुके थे, तो इसको हमेशा नहीं लेके जाती मैं, जब सब साथ में। अभी उस दिन खाली मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो एकदम मेरे हस्बैंड वहाँ पर इसको किधर लेके आए। मैंने बोला नहीं, वो इतना खुश था, अरे मेरे को इधर लेके आ गए। तो उसको सब चाहिए था, उसको बर्गर चाहिए था, वो सब चाहिए था। तो मैंने ठीक है, उसको लेने दो। तो मतलब उनको भी ये हक है ना, उनको हक नहीं है क्या? जीने का हक है, क्योंकि वो ना अभी देखते हैं ना हम लोग। आपने मुझे पूछा था कि एज वाइज सब लोग बच्चे सेम हैं। अगर आपके बच्चे 18 साल में प्यार में पढ़ते तो इनको यही भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि बायोलॉजिकली वो भी है ऐसे, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो वो भी सोचो। अगर उन्होंने किसी औरत के देखा तो वो कुछ पाप नहीं है, वो है, उनका एज है वो, उसमें क्या है? तो खाली उसको किस तरह से टर्न देना है वो आप सोचो। लेकिन जो होगा वो ऐसा ही होगा। मतलब आप ऐसे सोचो कि ये बच्चे नॉर्मल है। अच्छा, आप उनको अलग अलग एकदम नहीं कर सकते ना ऐसा। हम लोग घर में जब कुत्ते बिल्लियाँ रहेंगे तो कितना प्यार करेंगे, और बच्चों से प्यार नहीं करते। कितनी बुरी चीज़ है ना, मतलब ये। तो जितना इसके लिए एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत दूसरे लोग कौन करेंगे? अपने बच्चों को एक बार हम लोग मेरे एक बड़े, मैंने बोला ना जब मैं किधर किधर जाती थी तो मुझे एक बाबा ने बोला था कि अपने बच्चे को राजा जैसे ट्रीट करो, तो दुनिया उसको भी राजा जैसे बोलेगी।
अगर आप उसको बोलोगी मेरा बेटा तो ऐसा है, उसको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, तो दुनिया भी वही सोचेगी। तो मैं सबको वही बोलती हूँ कि अपना मतलब उसको क्योंकि वो तो कुछ बोलेगा नहीं, तो आप ही उसको उसका रिस्पेक्ट, उसके नज़र में भी उसका भी रिस्पेक्ट है ना, उसको भी लगता है मैं कुछ कोई तो हूँ। तो अगर हम लोग वो सोचेंगे तो दुनिया भी वही सोचेगी। और हम लोग सोचेंगे अपना बेटा कुछ भी नहीं है, जाने दो, इसको क्या है, कैसा भी चलता है, कपड़ा कैसे भी चलता है, ऐसा नहीं, उसको भी अच्छी तरह अच्छे कपड़े, अच्छा ये सब उसका हक है ना, उसका हक है वो सब। मतलब अगर मैं उसको रिस्पेक्ट दूं हुँ, तो दुनिया उसको रिस्पेक्ट दे। बराबर। ये सभी के लिए है ना, डेफिनेटली। सभी के लिए। अभी मेरी बेटी नॉर्मल है, तो उसको कोई ऐसे ट्रीट करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं चलेगा। डेफिनेटली। हाँ ना, फिर आपके ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ कोई चीज़ों के बारे में, मतलब जैसे क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, या हाँ, हाँ। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे रोज मैथ का हो दिन गया? रहता है ना हमारा। फर्स्ट डे के लिए हमारा ये कंप्यूटर का रहेगा, सेकंड डे के लिए योगा रहेगा, थर्ड डे के डांस है, ओके। थर्सडे को हमारा स्पोर्ट्स है, और फ्राइडे को फिर से म्यूजिक है, इस तरह से है। तो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, मैथ, वो तो साइंस? है ना, वो तो है ही। वो एनआईएस के जो बच्चे हैं ना वो पढ़ते ही है। ओके। वो जो जिनको पढ़ना है उनको पढ़ते हैं, मतलब सब नहीं पढ़ते, लेकिन जिनको पढ़ना है। लेकिन कंप्यूटर का रोज ही रहता है क्राफ्ट, 1 बजे के बाद में क्राफ्ट रहता है, उसके पहले पढ़ाई या कितने जो घंटे कुछ का सेशन होता है दिन भर में? आधा या 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, उनका पेशेंस उतना नहीं रहता ना। ओके। हाँ, तो वो आते कितने बजे सुबह में? सुबह 10:30, 10:30 से साढ़े तीन। 3:30 बजे। ओके। कई कुछ बच्चे जल्दी जाते हैं कि थोड़ा सा उनका पेशेंस लेवल कम है ना, तो 1 बजे जाते हैं वो। तो पेशेंस लेवल को आप बढ़ाने के लिए यू ट्राई एंड गिव देम सम एक्टिविटी, हाँ, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठ के वो Right. एक्टिविटी करे। करे, लेकिन उनका एक किसी का भी उतना ही रहता है ना, ज़्यादा उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। जितने किया उतना किया बस, उससे ज़्यादा हम लोग खूब बहुत नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर बाद में, नहीं तो वो फिर एकदम अपना तांडव स्टार्ट करते। उससे बेटर है उनको, उनका जितना है हमको पता रहता है, ये आधा घंटा में करेगा तो बस हो गया, कोई 1 घंटा में करेगा उतना उसका ऐसा। आपके ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सेल करने के लिए आप रखते हो? एक तो हम लोग सीजनल जो रहेगा, राखी के दिन में राखी रहता है, और ये दिवाली के दिन तोरण रहते हैं, पंती रहती है, फिर क्रिसमस के लिए कुछ अलग सांता क्लॉज वगैरह तैयार करते हैं फिर। लेकिन हर रोज़, मतलब रोज़ जो हम लोग करते हैं वो तोरण है हमारा, और लटकन रहते हैं, वो बहुत क्ले वर्क रहते हैं, ये क्विलिंग के कुछ आर्टिकल्स रहते हैं। ओके। हाँ हाँ, अलग अलग हम लोग हर साल अलग अलग कुछ लाते हैं। अच्छा। हाँ, सोचते हैं कुछ ना कुछ कुछ अलग से करेंगे, अलग से करेंगे, ऐसे करके। और फिर हाँ, और अगरबत्ती का पैकिंग रहता है वहाँ अच्छा। पे, वो भी है। तो ये जब आप प्रोडक्ट्स आप लाते हो, तो ये प्रोडक्ट्स के लिए कोई अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से? नहीं नहीं, ओके। हाँ, गवर्नमेंट से नहीं, अनुदान में हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, और कोई पर्सनल जिनको पता है हम लोग सेल करते हैं वो, और रोटरी के यहाँ पे है, और कोई कोई संस्था गवर्नमेंट से है। अनुदान मतलब कोई टैक्स में नहीं, या नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं होता है, सिर्फ फाउंडेशन को जो टैक्स बेनिफिट हाँ, है वही है। बराबर, हाँ। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट को बेचने को जाओ तो उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इतनी प्राइस भी नहीं रहती ना उनकी, ओके। प्राइस भी कम फिर रहती भी है आपका ना। एक प्राइस कितने का होता है? 250, 300 तक, 300 to 400, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। हाँ ना। अब बेसिकली क्राफ्ट, आर्ट, ड्राइंग, जिसको जो बच्चे को हाँ, जो हम ठीक लोग रहे। आजकल पेंटिंग भी स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, या बैग्स प्रिंटिंग करते हैं हम लोग। हम लोगों ने मग प्रिंटिंग और शर्ट प्रिंटिंग का मशीन भी लाया है। ओह। तो हाँ, तो मग प्रिंटिंग का बहुत अच्छी तरह से जाता है। किसी का बर्थडे रहेगा तो हम लोग उसके ऊपर ये बच्चों के मतलब हम लोग कंप्यूटर पे बच्चों से करवा लेते हैं ये ड्राइंग और ये सब काम। फिर वहाँ पे मशीन का काम सर करते हैं, अंदर डालना और वो, क्योंकि गरम विरम रहता है ना कभी कभी, इसलिए। और शर्ट्स का भी। तो 15 बच्चों के लिए कितने ट्यूटर्स हैं आपके पास? 15 मुझे एक्चुअली 15 ऐसे 15 नहीं है, कभी कम रहते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं, ऐसे तो ये नहीं रहता, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। 5 तो है।
अच्छा, हाँ सो 3 के लिए एक। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना, उनका जो है जिस तरह से उनकी क्या, उनकी कैपेबिलिटी जैसे हाँ होगी, उनकी हाँ, चैलेंजेस जैसे होंगे सीवियरिटी उसके हिसाब कितनी से। है या कुछ है इस तरह से। और कोई कोई जल्दी जाते हैं ना, अच्छा, हाँ। हाँ 1 बजे भी जाते हैं, कोई जल्दी जाते हैं, कोई 3:30 तक रहते हैं। जो फैकल्टीज़ या जो हम्म ट्रेनर्स होते हैं, हम्म ये वेल ट्रेंड होते हैं? हाँ, कोई स्पेसिफिक स्पेशल कोर्स है? एजुकेटर, हाँ स्पेशल एजुकेशन का कोर्स रहता है। अच्छा, दो स्पेशल एजुकेटर है, एक स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, और 2-3 लोग जो हेल्प करने वाले हैं ऐसे। ओह! ओके। तो ये जो टीचर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं, ये कोर्स कोई भी कर सकता है? हाँ 12th के बाद में, या 12th के बाद में करते हैं 12th स्पेशल के बाद, एजुकेशन का। हाँ स्पेशल एजुकेशन का। 12th, मिनिमम 12th रहता है। आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है? मतलब पर्सनल या बच्चों का या राजहंस का? पर्सनल बताइए। पर्सनल तो सोहम के बारे में सोचूं तो उसका जो डॉल हाउस है ना, तो उसको उसको थाने वैभव का अवार्ड मिला है। ओह! और यहाँ पे दादा गावकर, एक है ना दादा गावकर फाउंडेशन का जो प्रसाद घाड़ी का जो बड़ा सम्मान रहता है, तो वो भी उसको मिल गया, इधर परेल में ही था। अच्छा, तो हम लोग आए थे वहाँ पे, तो क्योंकि उसका ना 1000 के ऊपर डॉल्स हो गए, और वो क्विलिंग के वो बहुत उसका है, मतलब उसका 7 साल से उसका ये है, डॉल हाउस है, सोहम्स डॉल हाउस। सोहम्स डॉल हाउस। हाँ क्या करता है उसमें वो? उसमें ये सब, ये जो बनता है ना उसी तो में डॉल्स क्रिएट डॉल्स, करते हाँ हैं। डॉल्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स का पेन स्टैंड किया था, तो एक डॉक्टर के इधर से आया था हमें, 30 पेन स्टैंड थे, 30 पेन स्टैंड विद डॉक्टर। तो पूरे डॉक्टर थे, और ये डेंटिस्ट के करते हैं, और एडवोकेट रहते हैं। आपको मैं फ़ोटोज़ भेजूंगी शायद। हाँ, डेफिनेटली। और मेन सीज़न में तो दूल्हा दुल्हन, वो तो बहुत हमारी जोड़ी रहती है, वो तो हाँ रुकमत पे रखते हैं ना, वो तो बहुत है। मैग्नेट्स है, हर साल हम लोग अलग अलग करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं। तो सोहम्स डॉल हाउस के पास हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और जैसे उसको ठाणे वैभव का पुरस्कार मिला, वैसे ही उसको और पुरस्कार मिलते रहने चाहिए, और उसको हमें प्रमोट करना है ताकि सोहम जैसे और बच्चे प्रमोट हो पाए। अब आपके हिसाब से ये जो ऑटिज़म है, ये क्योर हो सकता है या ये क्योर नहीं हो सकता है? क्योंकि ये रोग ही नहीं है ना, ओके। रोग नहीं है, इसके लिए क्योर नहीं हो सकता। लेकिन जो चैलेंज है उसके ऊपर मात दी जा सकती है। हाँ, उसकी सीवियरिटी कम हो सकती है, मतलब थोड़ा कम हो सकता है। ओके, हाँ, डिमिनिश कर या सकते हमारा हैं। हमारा पेशेंस बढ़ सकता है उससे। तो आपका पेशेंस बढ़, मुझे हमारा पेशेंस बढ़ सकता है और उनकी सिवियरिटी थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि हर एक अलग अलग है, मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना, एक बुक ली तो एक बुक अलग रहती है। तो ये बच्चे ना, एक ऑटिस्टिक बच्चा देखा तो आपको समझेगा कि लगेगा कि आपने ऑटिज्म समझ लिया, तो बिल्कुल नहीं। ओके। दूसरी लड़की और एक अभी हमारे यहाँ पे शरीफ करके, वो इतना सुंदर गाती है, बहुत सुंदर आवाज़ है उसका, वो कथक का डांस भी करती है, उसकी मम्मी ने उसको ट्रेन किया है। मतलब और एक लड़का कोड़ाल करके, वो भी इतना सुंदर गाता है, उसको तो थाने का बाल गंधर्व बोला था। तो इतना सुंदर आवाज़ है, इतना सुंदर आवाज़ है, मतलब ये ऐसे मतलब क्या, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब लेकिन थोड़े चैलेंजेस है उनके लिए, और भी बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं, वो भी है। मतलब ये ऐसा देखा, लेकिन उसके पीछे की तरफ अलग रहा राज है। आप ऐसे राजहंस फाउंडेशंस के जैसे ऐसे कोई फाउंडेशंस के साथ आपका टाई अप है या आप करना चाहोगे? टाइप तो नहीं है हमारा, रोटरी के साथ हमारा कुछ ना कुछ चालू रहता है काम वगैरह, लेकिन किसी के साथ टाइप नहीं है। हम लोग हमेशा प्रोग्राम में साथ में भाग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ ये नहीं है, लेकिन टाइप नहीं है किसी लेकिन के अगर साथ। कोई फाउंडेशन ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहेगा, तो हाँ, आप हम लोग डेफिनेटली जुड़ना बोल सकते पसंद, हैं, देख सकते हैं, मतलब इस तरह से, हाँ मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें क्या है ना कि अपने बच्चों के लिए जो अच्छा है वो सब करने को तैयार है, क्योंकि हमें क्या, हमारे लिए तो जीना नहीं है, बच्चों के जिसमें हित हो वो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनरली अगर हमें एक रेसिडेंशियल हम्म स्कूल बनाना है, तो तकरीबन एक बच्चे के लिए क्या खर्चा आएगा एक बच्चे के लिए तो 30,000 तक आता है। पर मंथ? हाँ,
खाना पीना सब स्टाफ ये सब सब फीस पकड़ेंगे तो ओके। इसके लिए मतलब इसके लिए वो प्राइवेट है तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए हमें कि गवर्नमेंट रहेगी तो बाकी का तो फ्री रहेगा ना कुछ। और सो 30,000 अगर हम पर मंथ फीस मोस्टली रहती है एवरेज अगर मतलब हम हाँ, खर्चा हम लोगों ने तो पकड़ेंगे, नहीं किया लेकिन जो है मैंने आपके देखे रिसर्च है। के हिसाब हाँ से। रिसर्च के तो ये 30,000 में आप उनको खाना दोगे, आप उनको स्टे करोगे, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सब चीज़ एक बच्चे के पीछे, हाँ क्योंकि स्टाफ हाँ इंक्लूडिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ सब और दूसरा भी मतलब क्या ना बच्चों को सिर्फ वो नहीं वो वहाँ पे काम भी करेंगे ना अच्छा। तो उनको एंगेज करना है क्योंकि वहाँ पे जो खाली रहना नहीं है उनको रहेंगे तो वो बहुत क्या क्या करेंगे तो उनके लिए कुछ तो उनको busy चाहिए। रखना है। उनको बिजी रखना है, उनके लिए जिम है, योगा है, बाहर थोड़ी जगह चाहिए जहाँ पे वो खेले, है ना। ये सब अदर एक्टिविटीज़ भी रहेंगी। वो गाना गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं, तो उनको हम लोग वही सोच रहे कि उनको ओवरऑल प्रोग्रेस होने की बहुत ज़रूरत है। ओके। हाँ मतलब ऐसा ही नहीं कि हम लोग ऐसे उनको क्योंकि वो क्या ओल्ड एज होम नहीं रहेगा जहाँ पे आराम करो ये करो। वो बच्चे हैं तो उनको कुछ तो चाहिए ना, एक्टिविटी चाहिए, कुछ लाइवलीनेस चाहिए उनके जीवन में। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे हम्म, उनके एज के हिसाब से वो डेफिनेटली, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक चैलेंज है। जो चैलेंज शायद उसकी सिवियरिटी कम होगी डेफिनेटली एज के साथ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे उनको अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग जो रहेंगे वो शायद और कमज़ोर हो जाएंगे, हाँ। या शायद वो इस दुनिया में नहीं हाँ रहेंगे। वही। तो ऐसे बच्चों के लिए आप ये राजहंस फाउंडेशन जो शुरू कर रहे हो, उसके लिए आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे कि आपको किस तरीके से मदद लोगों से मिल सके? एक तो फाइनेंशियली मदद भी चाहिए और दूसरी मतलब जो अपनी किसी किसी को वॉलंटरीली काम करना भी पसंद रहता है तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पे वेलकम हैं जो आ सकते हैं काम कर सकते क्योंकि ना प्यार करने वाले लोग बहुत कम रह गए दुनिया में है ना। मतलब ऐसे लोग हैं लेकिन मतलब अभी लेकिन मुझे नए पीढ़ी से बहुत आशा है क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना तो आते हैं तो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। वो पूछते हैं क्या है मतलब ऐसे जो हमारे एज के लोग हैं वो स्टैग्नेंट है, उनकी एक धारणा जो है वो पक्की हो चुकी है। लेकिन जो नए बच्चे हैं ना वो उनको बहुत ऐसा ये है, उनको जानना है, समझना है, तो अच्छी बात है ये। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव पिक्चर है ये मेरे लिए तो। जैसे आपने बताया 2002 में आपको 2000 में वो सन 2000 में आपको पता चला कि ऑटिज़म नामक कोई ऐसी चीज़ है साइंटिफिक टर्म में। अब तो और आधुनिक हो गए हैं लोग। हाँ ना। जैसे जैसे लोग आधुनिक हो रहे हैं वैसे वैसे डिसऑर्डर्स या चैलेंजेस वो भी आधुनिक बढ़ गए। अभी तो ऑटिज्म का जो ये है ना रेशियो भी बढ़ गया है। रेशियो बढ़ गया है। तो क्या सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उसके लिए कारण है? रहेगा शायद। और अभी होगा भी। के जो बच्चे हैं जो कांस्टेंट फ़ोन पे है, कांस्टेंट स्क्रीन पे है और कॉन्स्टेंटली वो गेम्स खेल रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से भी वो इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं? ऑटिज्म नहीं हो सकता, दूसरा कुछ हो सकता है डिसऑर्डर। ओके ऑटिज्म उसके लिए नहीं होता, ऑटिज्म नहीं होता। ओके। तो डिजिटल ने ऑटिज़म के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया आपके हिसाब से? हाँ क्योंकि वो उसका रीज़न नहीं है, ऑटिज्म का रीज़न नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता उसके लिए है। उसका कोई अलग साइंस हाँ भी हो दूसरा, सकता है। हाँ वही है। बट ऑटिज़म इज़ अ नेचुरल हाँ एलिमेंट। क्योंकि उस पर अभी पता मतलब उसके संशोधन चालू है। कोई बोलता है इसके लिए, कोई बोलता, लेकिन ऐसा कोई ठास ये नहीं करते, ठोस किसी ने बोला नहीं कि बाबा हाँ इसके वजह से हुआ। रिसर्च चल रहा है। हाँ रिसर्च चालू ही है, तो जब तक रिसर्च होगा तब तक हम लोग रहेंगे पता नहीं है तो बेटर कि जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। जनरली ऑटिज़म ये जो विषय है, अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो वो 1 से 1.5 साल में एक 4-5 शब्द समझ लेता है, बोलना शुरू करता है, जो कि ऐसे शब्द होते हैं जो समझे जा सके। और 2 से 3 साल 1 तक साल में ही बोलते हैं बराबर मोस्टली। है। और 2 से 3 साल तक वो कुछ और ऐसे उसकी डिक्शनरी बन जाती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। वैसे ये बच्चे 4 साल 5 साल तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या उनके पास शब्द जो है वो
बहुत लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड है। तो आई जनरली टू आई कांटेक्ट ना आई होना, टू आई कांटेक्ट हो देखना, गया, हाँ, हाँ। कॉन्स्टेंटली एक ही एक चीज के जगह ऊपर पे मतलब जाके अगर फैन घूम रहा है restrict ना होना, तो उधर ही देखते रहना, Restrict या होना। रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब क्या, अगर गाड़ियाँ रहेंगी तो गाड़ियाँ एक साथ रहेंगी, शूज रहेंगे तो शूज लगाएंगे, इस तरह से सेम कोई पैटर्न। पैटर्न के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट। अब ये पूरे और कान में भी हाथ डालते हैं ऐसे करके। अच्छा, मतलब हाँ, तो उनको उनको हमिंग जो साउंड जहाँ आता है पर ना। वो हुकअप हो जाते हैं या जहाँ पर वो रुक जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है आई वुड से। नहीं, उनका जो सोच है वो पर्टिकुलर एक चीज़ पे आके केंद्रित हो जाता है, हाँ हाँ राइट। यही हम ऑटिज़म को समझते हैं। अब इसके ऊपर थेरेपी में जैसे आपने बताया कि माँ बाप ने ये करना चाहिए, भाई बहन है या बूढ़े दादा दादी नाना नानी है तो उन्होंने ये सब चीज़ करना चाहिए, स्कूल में ये सब चीज़ सिखाना चाहिए, सोसाइटी जिसको हम अपनी बिल्डिंग कहते हैं या हम अपने पहले neighbors भी होते ये हैं। रहेंगे इस तरह से के, लेकिन गांव में क्या रहता था कि एक बच्चा हो जाता था, किधर भी एडजस्ट हो जाता था, कोई तो उसको संभाल लेता था। अभी एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और सोसाइटी के जो लोग हैं, जो नेबरहुड्स हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश देना है? वही ना कि उनको थोड़ा सा मतलब कोऑपरेटिव ही होना चाहिए, और रहते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ हेल्प अगर कर सके तो करो, अदरवाइज क्रिटिसाइज मत करो, बस इतना मत करो। सच अ ब्यूटीफुल एंड क्योंकि लोग शॉर्ट में बोलते हैं बता इसको दिया कुछ कि ये नहीं है, आप उसको ऐड अप नहीं कुछ, कर सकते हो तो उसके अंदर डिलीट भी मत हाँ मतलब क्या, उनको लगता है कि इसको कुछ ये नहीं, डिसिप्लिन नहीं लगा है। लेकिन इस डिसिप्लिन का बात ही नहीं है, मतलब लोगों को लगता है इसको डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है यहाँ पे, इधर वो अलग ही चीज़ डिसिप्लिन है। का विषय ही नहीं। हाँ, विषय नहीं है। लेकिन वो समझ, उनको भी मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि क्या वो क्या करेंगे, उनके दुनिया में वो नहीं है ना। जब तक हमारे ऊपर वो आता नहीं ना, तब तक हम लोगों को समझता नहीं। समझता नहीं। तो इसके लिए खाली, लेकिन आपको पता है, आपको आपके मतलब मैं जब जाती हूँ लिफ्ट में तो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो भी उसको ऐसा देखते हैं, क्योंकि वो ज़रा ये है ना तबीयत से भी, तो ऐसा देखते हो। मैंने क्या क्या हो गया, तो फिर एक बार मैंने वो लड़की को घर में ही बोला है, मैंने बोला ये देखो दादा ने क्या क्या बनाया है। मतलब उनको लगता है ये क्यों ऐसा आवाज़ निकलता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो मैंने उसको पकड़ के लेके आ गई दोनों लड़कों, मैंने बोला अंदर आ जाओ। तो वो कैसियो बजा रहा था, तो लिख रहा था, तो मैंने बोला देखो ये भी करता है। तो उनको बताना पड़ता है ये अलग है थोड़ा सा, तो ये, लेकिन वो छोटे हैं ना, उनको क्या समझता है। तो मुझे हाँ, एक आपके माध्यम से मैं बता कि अगर ये जो अपने स्कूल की जो किताबें रहती हैं ना, उसमें वो जो चैप्टर आना चाहिए ऑटिज़म के बारे में। अच्छा, हाँ, मतलब अभी छोटेपन से ही बच्चों को समझ में आ गया, 5th में या 2nd में, या जहाँ पे अभी चल रहा था ये बीच में कि डिसेबिलिटी के ऊपर, डिसेबिलिटी क्या है और कौन है, मतलब ये ऑटिज़म के बारे में अगर कुछ एक छोटा सा चैप्टर ये रहेगा तो बच्चों को स्कूल से ही समझने कि बाबा ये अलग है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो इस तरह से। ये सरकार को, एजुकेशन बोर्ड को ये चैनल के माध्यम से हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि जैसे मैडम का एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जो ये सब्जेक्ट अनटच्ड है। लोग आज तक ये सब्जेक्ट को लेकर हमेशा दूर भागते रहे हैं। जैसे मनीषा मैडम का ऐसा रिक्वेस्ट है कि ये सब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा टॉपिक अपने एकेडमिक्स में ऐड किया जाए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि ऑटिज़म ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर दिमाग की स्थिरता है या उसका एक कंडीशनिंग है जो वहाँ तक आके सीमित हो गया है। वो और बच्चों के जैसे ही नॉर्मल है और ज़िंदगी भर वो नॉर्मल ही रहेंगे, अगर हमने हमारा लेंस नॉर्मल का लेंस रख के अगर हमने उनको देखा तो डेफिनेटली मैडम, मेरे चैनल के माध्यम से मैं हर एक को अपील करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ना देखते हुए एक नॉर्मल रूटीन देखें कि जैसे आपने बताया कि हम अपने घर में आने के बाद पेट्स भी जब आते हैं तो हम उनको भी प्यार करते हैं, तो ये तो हमारा जीता जागता हमारे जिस्म का एक अंग है जो इस दुनिया में आया है।
और उसको अनकंडीशनल प्यार तो हमें देना ही है। अगर हम अनकंडीशनल प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपके होने ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बहुत सुखी हैं। वो और उनके माँ बाप वो अपना एक अलग दुनिया लेकर चलेंगे। उसमें हम सिर्फ एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा उनके लिए दो शब्द या तो बोले, और इनके माध्यम से इन्होंने जो प्रोडक्ट्स जो मैं अपने चैनल पे डिस्प्ले करूँगा, जो सोहम्स डॉल हाउस है, या उन्होंने किए हुए क्राफ्ट्स है, या ड्राइंग्स है, या प्रिंट्स है, या मग्स है, ये हम अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट डेफिनेटली करेंगे। और इसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम अपने माध्यम से उनके फाउंडेशन तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। मैडम, आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं जितना मैं इतना आभारी हूँ आपके लिए ये विषय को लेके, क्योंकि आपसे मिलने तक ऑटिज़म के बारे में मुझे ये लगता था कि ये कोई एक डिसऑर्डर है। फिर मैंने जब उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे समझ में आया ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक कंडीशन है, वो ब्रेन की कंडीशन है। और आपको मिलने के बाद तो मुझे ये समझ में आया कि ऑटिज़म नामक कोई अलग चीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे आप स्माइल करते हो, किसी को एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहने की आदत है, कोई ज़बरदस्ती रहता है, कोई आदत के वजह से रहता है। तो ये जो है ये एक ऐसा जीव है जो भगवान ने आपके पास भेजा है। जैसे किसी बहुत लर्नेड इंसान ने आपको बताया कि भाई पहले आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, पहले आपको शांत होना पड़ेगा तो वो शांत हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर बातें आज सीखने को मिली, समझने को मिली। और मैं फिर से एक बार मेरे टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मनीषा मैडम तक पहुँचाया, और मेरी रिसर्च टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि ये टॉपिक को हम इतने सुंदर तरीके से हम प्रमोट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।